Okay, so we start now. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने कुछ एग्जांपल भी किए पहले, और इसमें हमने क्या क्या एग्जांपल किए थे। एक तो किया था डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने वाला, और दूसरा एग्जांपल किया था कि रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैसे पता लगाया जाएगा, ये काम किया था। और आगे अब करना है हमें कि किसी इक्वेशन में अगर अननोन क्वांटिटीज लिखे हुए हैं तो उनको पहचानना कि वो क्वांटिटीज क्या होंगे और उनके डायमेंशनल फार्मूला पता लगाना। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही काम आता है, बस उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है, उसे दूसरे ढंग से कह दिया जाता है। तो दूसरे ढंग से कहते हैं कैसे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है, बस उसको समझने की देर है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो दूसरे ढंग से कैसे कहेंगे, ओनली the physical quantities, और अदरवाइज थोड़ा और इजी वर्ड्स में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं the physical quantities which have same dimensions can be added or subtracted। सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था उसको भी, उसमें उसका भी यही मीनिंग था, बस खाली कहने का ढंग अलग था। देखो कैसे, यहाँ अगर हम एक एग्जांपल लिख लें, एक एग्जांपल हमने लिया, सपोज v इक्वल टू u प्लस at। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बोलते थे कि ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि ये जो टर्म है v यानी कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही डायमेंशनल फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी u का होगा, वही डायमेंशनल फार्मूला at का होगा। ठीक है, at का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ऐसा बोला गया था कि ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि ओनली द क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर किन्हीं क्वांटिटीज के डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली उनका डायमेंशनल फार्मूला भी डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला वाले क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग समझ लिया कि हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। और ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे, देखो इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, b माइनस यू माइनस ए टी इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो b u और ए टी, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट इनको हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ठीक है, इनके डायमेंशनल फार्मूला क्योंकि सेम है, यहाँ से दिखाई दे रहा है इनके डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम है तभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी ये जो ब्लू कलर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही दूसरा फॉर्म है। तो अभी जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें इसी फॉर्म को ध्यान में रख करके हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक फ्रेश एग्जांपल ले लेते हैं इस काम के लिए, इसको यूज करने के लिए। सपोज हमने ऐसा एक एग्जांपल लिया जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। कोई रिलेशन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। सपोज ऐसा कुछ दिया गया है कि इफ x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसा एक इक्वेशन दिया गया है। और इसमें हमें बता दिया गया कि here x is displacement, x is displacement in मीटर। मान लो x डिस्प्लेसमेंट है ऐसा बता दिया और उसका यूनिट मीटर है, एंड t is टाइम इन सेकेंड, ऐसा हमें बता दिया गया। नाउ फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
A, B एंड C, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला भी लिखा हो सकता है या ऐसे भी लिखा हो सकता है, और आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज A, B एंड C, A, B, C इन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अभी जो हमने स्टेटमेंट बोला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का अदर फॉर्म, वो क्या बोला था कि सेम डायमेंशंस वाले क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मींस कि इस इक्वेशन के दोनों साइड में डायमेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन 1 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सबको एक साइड में लिख लिया, मान लो x माइनस ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, सपोज ऐसे लिख लिया। तो x में से a b t c t स्क्वायर ये सब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर माइनस था, तो ये सभी x में से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मींस कि सबका डायमेंशन वही होना चाहिए जो x का है, बिकॉज ये x में से देखो, x में से ही तुम्हारा x में से ही a और bt और ct स्क्वायर ये सब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मींस व्हाट, इट मींस सबका डायमेंशन वही होगा जो x का होगा। तो सिंस x इज डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है, तो x का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, l होगा। तो इट मींस कि a का डायमेंशनल फार्मूला भी l होगा और bt का डायमेंशनल फार्मूला भी l होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि b का डायमेंशनल फार्मूला हम नहीं बोल रहे हैं, इस पूरे टर्म का बोल रहे हैं। हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि x में से b सब्ट्रैक्ट थोड़ा ही हो रहा है, bt सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो x का जो डायमेंशनल फार्मूला है वही bt का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो bt का डायमेंशनल फार्मूला हो गया l, और अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो b का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस साइड में क्या था, l था और b के साथ में था t, तो वो t इधर आ गया, t का डायमेंशनल फार्मूला। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t क्या था, t इज टाइम, तो इधर क्या हमें मिल जाएगा, l और इधर हो गया टाइम, तो अल्टीमेटली b का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, l t टू द पावर -1। सिमिलरली ct स्क्वायर को भी x में से सब्ट्रैक्ट किया गया, यानी ct स्क्वायर का भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो x का होगा, यानी कि l होगा। तो अगर यहाँ से हम c का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वो आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ l बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t स्क्वायर, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ l यहाँ पर हुआ, यहाँ पर t स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर आ गया l t टू द पावर -2। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन में अननोन क्वांटिटीज थे a b c, उनका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। और अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से, आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज a b c, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये a b c क्वांटिटीज कौन से थे। तो a का डायमेंशनल फार्मूला तो l आया, इसका मतलब a क्या रहा होगा, a भी डिस्प्लेसमेंट ही रहा होगा। ठीक है, b क्या रहा होगा, b का डायमेंशनल फार्मूला देखकर पता चल रहा है कि b क्या चीज होगा, l t टू द पावर -1। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है, इसीलिए l t टू द पावर -1 आया। इसका मतलब b क्या चीज रहा होगा, अननोन था बट हमने पता कर लिया, वेलोसिटी। और उसी तरह से यहाँ पर देखो, अगर l t टू द पावर -2 आ रहा है तो ये कब आएगा, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से 2 बार डिवाइड करेंगे, या ऐसा बोलो कि वेलोसिटी को टाइम से 1 बार डिवाइड करेंगे। देखो ये वेलोसिटी का हुआ और टाइम का ये हो गया, तो वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, l t टू द पावर -2 आ जाता है। इसका मतलब c क्या चीज था, c था हमारा एक्सेलरेशन, c एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो हमने अननोन क्वांटिटीज को पहचान लिया कि ए बी सी क्या था, ए था डिस्प्लेसमेंट, बी था वेलोसिटी और सी था एक्सेलरेशन। ओके,
तो इस तरह से हम अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला पता लगा सकते हैं और उनको पहचान भी सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। सपोज हमने फिर से डिस्प्लेसमेंट वाला ही एग्जांपल ले लिया। लेट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, या a ही ले लेते हैं, a प्लस bt ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर बाय d प्लस टी, मान लो ऐसा ले लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें पहचानना है कि ए बी सी एंड डी क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें x है डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में बोल दिया है x इज डिस्प्लेसमेंट और इसका यूनिट है मीटर, t है टाइम और इसका यूनिट है सेकंड। बाकी सब यूनिट है कि नहीं है उनको हमें पहचानना है। हो सकता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हो, अभी हमें पता नहीं ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ भी हमें वही काम करना है कि जो x का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही a का होगा, वही bt का होगा, वही ct स्क्वायर बाई d प्लस t इस पूरे का होगा, ठीक है। तो x क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, सिंस x इज डिस्प्लेसमेंट, तो x का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो L हो जाएगा। इसी तरह से a का डायमेंशनल फार्मूला भी वही हो जाएगा जो x का था, ठीक है। इसी तरह से bt का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो x का था, और यहाँ से b का डायमेंशनल फार्मूला वही आ जाएगा जैसे पहले आया था, LT⁻⁻1, ठीक। और अब जरा थर्ड वाले टर्म को देखें ध्यान से, ct स्क्वायर बाय d प्लस t, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो x का होगा, बट इसमें c और d प्लस t ऐसे आ रहा है, c भी आ रहा है और d भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है c और यहाँ पर आ रहा है d। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर तुम ct स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला निकालते जैसे पहले निकाला था, तो t स्क्वायर से डिवाइड कर देते और c का डायमेंशनल फार्मूला आ जाता। बट यहाँ पर तो थोड़ा झंझट हो गया, d प्लस t भी आ रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसका भी जवाब हमें वहीं से मिलेगा, कहाँ से, कि सिर्फ सेम डायमेंशंस वाले क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसका जवाब भी हमें वहीं से मिलेगा। तो अगर देखें तो हमें पता चलता है कि अगर डिनोमिनेटर को पहले देखा जाए, डिनोमिनेटर को अगर पहले देखा तो उसमें t को ऐड किया गया है टाइम के साथ। t क्या चीज था, टाइम था, d को हमने टाइम के साथ ऐड किया हुआ है, यानी d को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस पूरे टर्म का डायमेंशनल फार्मूला L था या क्या था, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। d को, जो डिनोमिनेटर में d प्लस t है, इसमें d प्लस t, इसमें d को ऐड किया गया है टाइम के साथ, यानी कि d को केवल इससे मतलब है, टाइम के साथ मतलब है, बाकी पूरे इक्वेशन में क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, उससे d को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बिकॉज द क्वांटिटीज which have same dimensions can be added or subtracted, only those quantities। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हम c का डायमेंशनल फार्मूला तो बाद में निकालेंगे, लेकिन d का डायमेंशनल फार्मूला हमें पहले मिल जाएगा, क्योंकि d को क्लियरली टाइम के साथ ऐड किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में। तो अब हम फिर से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नाउ ct स्क्वायर बाय d प्लस t था, तो d प्लस t, इनका तो डायमेंशनल फार्मूला हमें पता चल ही गया, t क्योंकि टाइम है और d उसमें ऐड किया गया तो वो भी टाइम ही होगा, यानी d प्लस t, इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, t होगा। और ct स्क्वायर बाय d प्लस t,
इस पूरे का वही होगा जो x का था, यानी कि L होगा। तो देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C क्या आ जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था t, t इधर चला गया, इधर क्या आ जाएगा LT। ठीक है, तो इस तरह से A B C तीनों के डायमेंशनल फार्मूला, A B C और D का भी सबके डायमेंशनल फार्मूला हमने पता लगा लिए। B क्या चीज था, B था L T माइनस 1, और A क्या था, A क्या था, A था, A का डायमेंशनल फार्मूला था L। तो इन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये क्या होगा। ये तो क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, ये वेलोसिटी होगी, ये टाइम होगा, और ये कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला LT। ठीक है, ये क्या क्वांटिटी है इसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट डायमेंशनल फार्मूला उसका पता चल गया। और किसी किसी क्वेश्चन में ये भी बोला जाता है कि ABCD का यूनिट बताओ, तो यूनिट भी पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्योंकि दिया गया था कि डिस्प्लेसमेंट यूनिट लेना है मीटर, तो A का यूनिट मीटर हो जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट इसमें L और T है, L का यूनिट लेना है मीटर और टाइम का सेकंड, ये भी यहाँ देखो क्वेश्चन में बता दिया गया था, यानी कि B का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। D क्या चीज था, टाइम, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सेकंड हो जाएगा। C का डायमेंशनल फार्मूला था LT, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड हो जाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम किया गया है, तो मीटर इनटू सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, कि अननोन क्वांटिटीज अगर किसी क्वेश्चन में है तो उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे पता लगाया जाए। अब इसमें हम तुम्हें कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो बहुत ही जरूरी है, जिससे कि और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं, वो क्या है। दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज do not have any dimensional formula। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल exponential functions do not have any dimensional formula। ठीक है, इनका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ठीक, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, किनका नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, बिकॉज उनका नाम ही है क्या, रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा तुमने लिखा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर होता है ट्रायंगल का एक साइड, एक साइड है ट्रायंगल, साइड का लेंथ होता है। ठीक है, तो अगर एक साइड के लेंथ को दूसरे साइड के लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उनका क्या यूनिट आएगा, लेंथ का यूनिट बाय लेंथ का यूनिट। तो क्या आ जाएगा, लेंथ का यूनिट बाय लेंथ का यूनिट करोगे तो अल्टीमेटली आएगा क्या, नो यूनिट, और लेंथ बाय लेंथ यानी कि नो डायमेंशनल फार्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, चाहे साइन लिखो और चाहे कॉस लिखो। कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। tan अगर लिखोगे, tan रेशियो लिखोगे तो परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस, तो इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट हैव एनी डायमेंशनल फार्मूला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी तुमने पढ़ा नहीं है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल बताते हैं, जैसे y इक्वल टू e टू द पावर
ax, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि a का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो a का डायमेंशनल फार्मूला कैसे बताओ, तो ये ध्यान रहे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी टर्म लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो भी टर्म लिखा गया उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। y इक्वल टू ई टू द पावर ax है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो अगर मान लो कि यही हमारा एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में बोल दिया जाए कि x इज डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट है, तो a का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 2 ये हमें बता दिया गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है, यानी e की पावर में जो भी लिखा हुआ है वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा। तो अगर पूरा ax डायमेंशन लेस है मतलब उसमें m की पावर 0 है, l की पावर 0 है और t की पावर भी 0 है, जबकि इधर x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर a का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस साइड में a का डायमेंशनल फार्मूला इनटू x का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो अगर यहाँ से a का डायमेंशनल फार्मूला लिखा तो क्या होगा, ये l इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, m तो पहले ही 0 था, t भी 0 था और इधर एक l आ गया डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा l टू द पावर -1, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पता लगाएंगे अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक। और एक एग्जांपल बताते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में भी तुम्हें मिलेगा, हो सकता है आने वाले चैप्टर्स में मिले। सपोज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, ये एक वेव की इक्वेशन है, ठीक है, एक वेव की इक्वेशन है। इसमें बताना है कि a का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ओमेगा का क्या होगा और k का क्या होगा, ठीक है। किनके किनके डायमेंशनल फार्मूला बताने हैं उनको हम मार्क कर देते हैं। डायमेंशनल फार्मूला तो हमें बताने हैं, a का डायमेंशनल फार्मूला, ओमेगा का और k का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में गिवन है y is displacement, t is time and x is again displacement, x भी displacement है, ठीक है। तो इनके डायमेंशनल फार्मूला हमें बताने हैं। तो इसमें दोनों चीजों का यूज होगा। पहले जो हमने पढ़ा था कि इक्वेशन के बोथ साइड में डायमेंशन सेम होने चाहिए, और दूसरा ये जो अभी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहां भी आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां भी आ जाएगा वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो लेफ्ट साइड में है डिस्प्लेसमेंट, तो y का डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा l। तो इस पूरे राइट साइड में देखें एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट अगर फंक्शन देखें या कह लो कि टर्म देखें तो वो एक ही टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक ही टर्म है, ठीक है। क्योंकि बीच में भले ही तुम्हें प्लस या माइनस दिख रहा है बट वो साइन के अंदर है, देखो साइन के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, बाकी टर्म एक ही है। अगर ऐसे लिखा होता मान लो a साइन ओमेगा टी माइनस a साइन के एक्स, तब यहाँ दो टर्म हो जाते, एक टर्म ये होता है एक टर्म ये होता है, ठीक। बट ऐसे नहीं लिखा गया है, जो भी लिखा गया है साइन के अंदर है पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये एक ही टर्म हुआ, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक ही टर्म है राइट साइड में और वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, यानी m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ठीक। बट लेफ्ट साइड में था डिस्प्लेसमेंट और राइट साइड में हम बोल रहे हैं कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, तो ये कैसे बात सॉल्व होगी, तो ये ऐसे सॉल्व होगी कि अगर हम इसको देखें a हमारा बचा रह गया, ठीक है।
तो अगर a के अलावा जो क्वांटिटी है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, तो इट मीन्स कि a का डायमेंशनल फार्मूला l होना चाहिए। जब a को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, a का डायमेंशनल फार्मूला इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और वही आ जाएगा जो y का डायमेंशनल फार्मूला था। इट मीन्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज दिस, कितना l, ये a का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, ना आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। बाकी क्वांटिटीज थे ओमेगा और k। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, अभी बताया गया इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को? अंदर जो लिखा है साइन के अंदर जो भी लिखा होता है वो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है, यानी साइन कॉस टेन, इनके अंदर जो भी लिखा हुआ है इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, बिकॉज वो ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो है। तो फिर कैसे पता लगाया जाए? देखो, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस पूरे का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ठीक है, तो कैसे इसको करें? यानी कि ओमेगा टी का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। जब ओमेगा टी माइनस के एक्स का नहीं है तो ओमेगा टी का भी नहीं होगा, के एक्स का भी नहीं होगा, बिकॉज बोथ साइड में डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर इधर m0 l0 t0 है तो इधर भी m0 t0 और l0 होने चाहिए, यानी कि ओमेगा टी का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा? इस तरफ कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, तो पावर 0 को हम 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर t था तो t इधर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया अल्टीमेटली t रेज टू पावर -1, यानी कि ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला आया t टू द पावर -1। ठीक है, इसी तरह से k का डायमेंशनल फार्मूला भी निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ एक चीज कर लिया। अब k का डायमेंशनल फार्मूला, तो kx, इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, यानी कि इधर m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, तो k का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? जब यहाँ पावर 0 है वहाँ 1 लिख सकते हैं, और इधर x के डायमेंशनल फार्मूला से डिवाइड कर देना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x क्या चीज था? यहाँ देखो, x था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है l, तो k का डायमेंशनल फार्मूला आ गया l टू द पावर -1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए दोनों। इसमें हमने इन दोनों बातों को ध्यान में रखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ था, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज लिखी हुई हो साइन कॉस टेन के अंदर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। सिमिलरली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था y इक्वल टू a टू द पावर ax, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे भी लिखा मिलेगा बुक में, कभी कभी exp लिखा रहेगा, और यहाँ पर ax ऐसे भी लिखा जाता है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है। तो exp के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, डायमेंशनलेस होगा, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो e की पावर में जो कुछ लिखा हुआ है वो डायमेंशनलेस होगा। समझ आई बात? तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इन वाले क्वेश्चंस को जिनमें अननोन क्वांटिटीज होते हैं और उनके डायमेंशनल फार्मूला हमें पता करने होते हैं, कुछ के पता रहते हैं, कुछ के पता करने होते हैं। ओके, तो ये और एग्जांपल्स हो गए। अब हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। चाहे तो और एग्जांपल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ऐसा कोई एग्जांपल लिया जिसमें दिया गया है गिवन दैट t is equal to k, ये कोई कांस्टेंट होगा, चलो इसको हम c ले लेते हैं क्योंकि इसमें और एक k भी आने वाला है। मान लो c एक कांस्टेंट है और ये फार्मूला दिया गया है
G/L। मान लो ऐसा एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चन में बोल दिया कि T है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, T टाइम पीरियड है पेंडुलम का, L है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं, हमें याद है, बट इसका क्वेश्चन और कैसे बन सकता है ये बता रहे हैं तुमको, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें, मान लो किसी ने बोला कि इसका पहले तो चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, पहले इसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करो, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करो, check the dimensional consistency and find the correct relation। अगर ये गलत है तो इसका करेक्ट रिलेशन पता करो। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक की जाएगी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक होगी, इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड में डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और पता करेंगे कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, लेफ्ट साइड में डायमेंशनल फार्मूला, लेफ्ट साइड में बता दिया गया कि टाइम पीरियड है, तो LHS में डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये टाइम पीरियड था तो डायमेंशनल फार्मूला आ गया T। तो RHS में भी सेम डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए, तो RHS में हमने देखा, RHS में क्या था, C तो कांस्टेंट था, तो G का रूट था और L का रूट था, बट L की पावर -1 भी थी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, तो G का डायमेंशनल फार्मूला रूट G, और इधर क्या था, इधर था रूट L और पावर थी -1, तो G का डायमेंशनल फार्मूला LT⁻², और क्योंकि रूट लगा हुआ था तो उसके ऊपर हाफ लिख देंगे, और इधर क्या था L की पावर हाफ होगी और साथ ही साथ -1 भी था, तो यहाँ पर हो जाएगा -हाफ। तो अगर इसको सॉल्व करें तो L की पावर कितनी हो गई यहाँ पर +हाफ, और यहाँ पर L की पावर हो गई -हाफ, तो L की पावर कितनी आ जाएगी, +हाफ -हाफ हो जाएगा 0, और T की पावर -2 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा -1, तो T की पावर आ गई कितनी -1, ठीक है। तो LHS में आई थी डायमेंशन T और RHS में आ गई T⁻⁻1, it means what, it means the given relation is dimensionally inconsistent, ये inconsistent है, ठीक है, ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ये नहीं लिखेंगे कि इक्वेशन रॉन्ग है या करेक्ट है, हम ये लिखेंगे इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट। डायमेंशनली वर्ड यूज करना जरूरी है। तो ये पता चल गया कि इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, तो करेक्ट रिलेशन कैसे पता चलेगा, करेक्ट रिलेशन ऐसे पता चलेगा कि गिवन रिलेशन से हमें ये मालूम हो जा रहा है कि भले ही वो गलत है, बट ये पता चल जा रहा है कि T डिपेंड्स ऑन G एंड L, बट जो गिवन पावर है क्वेश्चन में वो गलत है। तो हम सही पावर कैसे पता लगाएंगे, जैसे पहले हमने एग्जांपल में किया था, G की पावर A, L की पावर B, ऐसा मान लेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे जैसे डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके सॉल्व किया था। तो ये वाला पार्ट तुम खुद से कर लेना। तो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है ये पहले प्रूव कर लिया जाएगा, और अगर सही निकला तो कोई बात ही नहीं, तो बोल देंगे द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनल कंसिस्टेंट। अगर नहीं निकला तो उसको सॉल्व करेंगे इस वाले मेथड से, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं, और ये टॉपिक पूरा होने के बाद में आगे नया टॉपिक शुरू होगा इसी चैप्टर का। सो वी स्टॉप द क्लास नाउ, और किसी को कुछ डिस्कशन है तो वो ग्रुप में बाद में पूछ